मंडपम, और क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आज होने वाला है? पवन, अगर बात करें भारत मंडपम की। प्रतिबिंब फिलहाल तो सारे के सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है वो राजघाट पर हैं, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी जो है प्रधानमंत्री स्वयं उनकी वहाँ पे अगवानी कर रहे हैं और उनको जो एक प्रेजेंटेशन के तौर पे जो है अंग वस्त्र जो है वो दिए जा रहे हैं, जो कि खादी का है। प्रधानमंत्री जो है हमेशा जो है भारत को प्रमोट करने में कहीं भी पीछे नहीं रहते और यही बात यहाँ भी नज़र आ रही है। प्रतिबिंब एक खास बात ये भी है कि हम देख रहे हैं कि जहाँ राजघाट पे पीछे जो चित्र है वो साबरमती आश्रम का है, और जैसे हमने बात की कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे, तो वो संदेश देने की कोशिश, शांति की, विश्व शांति की जो संदेश है वो दिया जा रहा है। जहाँ तक आपने बात की कि जो कार्यक्रम की आगे यहाँ से 9 बजकर, क्योंकि बारिश हो रही है थोड़ी सी दिल्ली में इस वक्त, तो आगे का कार्यक्रम ये है कि 9:20 पर समय है तय जो मंडपम में सभी राष्ट्राध्यक्षों का, मेहमानों का पहुँचने का, पर इसमें जाहिर तौर पर थोड़ी देरी होगी क्योंकि अभी जो है राजघाट पे सभी राष्ट्राध्यक्ष हैं, अभी उनको जो है अंगवस्त्र प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। इसके बाद जो है सभी राजघाट पे जाएंगे और हमने वहां इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कि 9:20 पर लगभग तमाम नेता और जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पुनः भारत मंडपम में पहुंचेंगे। लेकिन इसके पश्चात की अगर कार्यक्रम की बात करूं तो आज वहां पर वृक्षारोपण समारोह भी होगा। ऐसे में कौन कौन से वृक्ष वहां पर लगाए जाने का प्लान है? आप दीक्षा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो कार्यक्रम है 10:15 बजे जो है साउथ प्लाजा है जो मंडपम का, वहाँ पे जो भारतीय वृक्ष हैं उन्हीं को लगाया जाएगा। वहाँ पे ये कार्यक्रम जो है 10:15 बजे का है, पर इसमें थोड़ी सी देरी होगी क्योंकि राजघाट पे बारिश के कारण थोड़ी देरी हुई है। इसके बाद जो है समय जो शेड्यूल्ड हमारे पास है, हालांकि उसमें थोड़ी सी देरी होगी। 10:30 पर जो है तीसरा सेशन जो वन फ्यूचर को लेकर है, क्योंकि G20 की जो थीम है उसमें 2 सेशन हो चुके हैं और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो दूसरे ही सेशन के दौरान जो उस पर सहमति भी बन गई थी, भारत की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तीसरा जो सेशन है वन फ्यूचर को लेकर वो जो है 10:30 पर 10:30 बजे वो शुरू होगा। 12:30 बजे तक जो है वो सेशन चलेगा दीक्षा। उसके बाद जो है बायलैटरल मीटिंग्स जो है वो देशों के बीच में वो शुरू होगी। प्रधानमंत्री भी आज मिलने वाले हैं बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों से, तो ये शेड्यूल रहने वाला है आज का। और इसके बाद जो है जो एक पूरा जो G20 का समिट है ये समापन की ओर बढ़ेगा। दीक्षा जी बिल्कुल पवन, हमारी बिल्कुल नज़र बनी रहेगी और एक बार पुनः आपके पास वापस आएंगे ताज़ा हालचाल जानने के लिए। तब तक आप भारत मंडपम में बने रहिए और हमें भव्य भारत से जो कि उस मंडपम में दिखाई देता है उससे परिचित जी, और लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं राजघाट से, जहां पर G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष लगातार पहुंच रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और बहुत ही सुहाना मौसम दिल्ली में इस वक्त है और इस सुहाने के मौसम के मध्य वहां पर पहुंचना राष्ट्राध्यक्षों का बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए भी है क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे थे दीक्षा और मैं, और हमारे 2 विशेषज्ञ मेहमान भी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि जो शांति का संदेश प्रेषित करते थे लगातार अपने संदेशों के माध्यम से, अपने आयोजनों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उसी को ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया गया प्रतीत हो रहा है। राजघाट से जो संदेश जा रहा है इन तस्वीरों के माध्यम से वो बहुत ही स्पष्ट और साफ है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान वर्चुअल माध्यम से जुड़ गए हैं। हमारे साथ एम्बेसडर DP श्रीवास्तव, प्रतिष्ठित फेलो VIF, आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ी हैं डॉक्टर स्वाति राव, एसोसिएट फेलो MP IDSA, आपका भी हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं मैंक्रो पहुंच चुके हैं वहां पर। फ्रांस और भारत के बीच जो मैत्री लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है, उस प्रगाढ़ होती मैत्री के मध्य अगर कोई 2 विशिष्ट व्यक्ति हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो साहब हैं, जो कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने मित्र
को अंग वस्त्र पहनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जैसा कि तस्वीरें लगातार आ रही हैं, डीपी श्रीवास्तव साहब राजघाट से क्या कुछ कहती हैं G20 समिट के मध्य ये तस्वीरें जो राजघाट से आ रही हैं? साहब, ये तस्वीरें हमारे देश के निर्माता, फादर ऑफ नेशन, उनके लिए एक श्रद्धांजलि है विश्व के बड़े नेताओं की तरफ से, और ये इस बात का प्रतीक भी है कि हिंदुस्तान ने सन 47 में जब आज़ादी हासिल की थी और तब से अब तक कितनी प्रोग्रेस कर ली है। या आज हमने बड़े सक्सेसफुल G20 का समापन किया, और ये वो ग्रुप है जो करीब 80% दुनिया के GDP का हिस्सा है। और AU के, अफ्रीकन यूनियन के जुड़ जाने के बाद ये पहले भी था करीब दुनिया की 3/4 पॉपुलेशन का, अब उसका हिस्सा और भी बढ़ जाएगा। अब जो कल का जो ज्ञापन जारी हुआ, उससे ये स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान की भूमिका विश्व मंच पे बड़े देशों ने एक्सेप्ट कर। बिल्कुल आपने सही कहा सर कि जो भारत की एक छवि बनी है वो सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में उभर कर आई। हमारे साथ डॉक्टर स्वास्थी राव मौजूद हैं। डॉक्टर स्वास्थी, अगर मैं तस्वीरों को देखूं तो जो भारत की संस्कृति के साथ इस वक्त विदेशों का कनेक्शन दिखाई दे रहा है वो बहुत ही गर्मजोशी से दिखाई दे रहा है। जितने भी विदेशी मेहमान आए हैं उनका भारतीय जितने खान पान है उसको पसंद करना, भारतीय वेशभूषा के बारे में अधिक जानना, भारतीय जो प्राचीन संस्कृति है उससे एक जुड़ाव बनाना और उसके बारे में और जानने की कोशिश करना, ये तस्वीरें क्या दिखाती हैं? बिल्कुल, आपको मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा पहला दिन रहा। हम सब लोग लगातार इस पे बात कर रहे थे कि जॉइंट डिक्लेरेशन की वजह से ऐसा लगा कि सबके अंदर एक नई ताजगी आ गई। हम लोग थक गए थे कल पूरा दिन बात करके, लेकिन हाँ, अब इस मुद्दे पे बात करते हैं जो सॉफ्ट पावर के बारे में आप बात कर रही हैं। देखिए, G20 जैसा बड़ा मल्टीलैटरल जो प्लेटफॉर्म है उसके कई सारे डायमेंशंस हैं। इंटरनेशनली अगर आप एक स्टेट को देखते हैं, भारत को, कई सारे, एक ये है कि भाई हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन किस दिशा में कर रहे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, उस पर ऑलरेडी हम बहुत बातें कर चुके हैं। एक है कि हम उसके डोमेस्टिकली क्या हम जो डोमेस्टिकली क्या मैसेज दे रहे हैं। डोमेस्टिकली भी भारत की छवि जब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मजबूत होती है तो डोमेस्टिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है। और तीसरी बात है कि हम अपने सॉफ्ट पावर को, अपने कल्चरल पावर को किस तरह से हम दिखा रहे हैं, कैसे शोकेस कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत ने जिस तरह से G20 के पूरे एक साल को यूटिलाइज किया है, स्पेशली अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सिविलाइजेशनल लेगेसी है, उससे परिचय कराने का, वो भी एक अपने में अनप्रेसिडेंटेड बात है और इसकी भी स्टडी होनी चाहिए। मैं पिछले एक साल से G20 के तमाम प्रोग्राम से जुड़ी रही हूँ। जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बुलाते हैं एज अ जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट, कुछ गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स बुलाते हैं, एटसेट्रा। तो बहुत सारे जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनसे जब मिलना होता है तो उनको जो जानकारी देनी होती है, उनको मैं वो देखती हूँ एक डायमेंशन। दूसरा डायमेंशन मैं देखती हूँ कि ये जो तमाम है 60 शहरों में हमने देखा कि 200 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। जहां जहां पे ये मीटिंग्स हुई वहां पे भारत की जो सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, जो कल्चरल लेगेसी है, उसको भी बहुत अच्छी तरह शोकेस किया। तो ये एक स्टेलर परफॉर्मेंस है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देखिए, चाहे आप कल का मेन्यू उठा के देखिए, रात के डिनर का जो मेन्यू था, हर जगह से भारतीयता की महक आ रही थी। तो यही होता है जिसको मैं कहती हूँ कि एक जो 360 डिग्री जो एक रिप्रेजेंटेशन होता है अपने देश का, जो जियो पोलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, कल्चरल, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में जब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं तो फिर हम इस तरह का मंजर देखते हैं जो हमने इस बार G20 भारत की अध्यक्षता में G20 का देखा दिल्ली में। स्वाति, हमने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से की थी, अफ्रीका की जमीन से की थी, और
अफ्रीकी समूह को इसमें शामिल करना, G20 में शामिल करना, क्या माना जाए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी? और आज तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे भी हैं राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये बिल्कुल, अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो जो लेगेसी है, जो हमने लेगेसी छोड़ी है। देखिए, G20 का अध्यक्ष तो अगले साल बदल जाएगा। इस साल ही हम ब्राजील को दे देंगे, अगले साल फिर साउथ अफ्रीका होगा, और ये क्रम तो निरंतर चलता रहेगा। लेकिन जो सबसे लेगेसी है, भारत की अध्यक्षता की लेगेसी है, वो है ग्लोबल साउथ के कॉजेस को मेन स्ट्रीम करना। भारत ने अपनी ये जो प्रॉमिस करी थी, जब G20 की अध्यक्षता हमने ग्रहण करी थी, उस वक्त जो हमने कहा था कि हम ग्लोबल साउथ के चैंपियन हैं, हम ग्लोबल साउथ से आइडेंटिफाई करते हैं। हमने समिट ऑफ द ग्लोबल साउथ करी प्राइम मिनिस्टर ने, और अब आप देख रहे हैं कि आज जब नई दिल्ली में समिट हो रही है तो अफ्रीकन यूनियन एक फुल मेंबर बन चुका है। G20 भारत की अध्यक्षता में G21 बन गया है। इसके बहुत सारे रैमिफिकेशंस हैं। ठीक है, एक रैमिफिकेशन तो ये है जो आप जिस पर प्रकाश डाल रहे थे कि भाई हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उन्होंने अपना करियर साउथ अफ्रीका से शुरू किया था। साउथ अफ्रीका अपने आप में जो एक अपार्थाइड के अगेंस्ट एक तरीके का उसकी पूरी लेगेसी है। पर उसके अतिरिक्त भी आज के टाइम में, आज के वक्त में जितने क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ग्रीन ट्रांजिशंस जो हम की बात करते हैं, उन सारी चीजों के लिए पूरा जो अफ्रीकन रीजन है वो इतना महत्वपूर्ण है। ये वही रीजन है जहां पे चाइना के जो BRI प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने बहुत ही रिस्की डिपेंडेंसीज क्रिएट कर रखी थी। ये वो रीजन है जो बहुत पॉलिटिकली अनस्टेबल है। अब आप देखते हैं कि G20 में उसका शामिल होना, वो भी भारत की अध्यक्षता के अंदर, एक नए युग का प्रवर्तक होगा G20 के लिए अब। क्योंकि ऑलरेडी G20 आप जानते हैं कि G7 के सामने, G7 भी हिस्सा है इसके सामने उनके कॉजेस के लिए लड़ना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लगातार इस पे बातें होती रही हैं। इतनी ग्लोबल इनइक्वालिटी है, भारत ने अपनी तरह से इस ग्लोबल इनइक्वालिटी को, फूड क्राइसिस को, सबको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मैं कहूँगी रास्ते भी निकाले हैं। लेकिन ये जो एक सिंबॉलिक लेवल पे जब आप अफ्रीकन यूनियन का आना देखते हैं और पूरा एज अ फुल मेंबर और इतने सारे देश एक साथ, और जो मैंने आपसे कहा कि चाइना के BRI जो टेंटिकल्स ने जकड़ा हुआ था अफ्रीकन रीजन को, इन सारी चीजों के जब आप परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आने वाले वक्त में ये भारत की सबसे मीनिंगफुल जो लेगेसी है वो आपको यहीं दिखेगी। बिल्कुल। DP श्रीवास्तव जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं भारत और साउथ अफ्रीका को एक साथ मिलकर महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भारत और साउथ अफ्रीका के जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, वो कई वर्ष पुराने हैं। ऐसे में जब भारत साउथ ग्लोबल की आवाज बनता है तो यहाँ से जो भारत और साउथ अफ्रीका के एक नए संबंधों की शुरुआत होगी, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जो आपने इसका बैकग्राउंड दिया है जी, उसके बारे में, हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पे उस समय जो अपार्थाइड रिजीम साउथ अफ्रीका की थी, उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ दावा किया। और दावा करने का कारण था कि हिंदुस्तान ने अपार्थाइड रिजीम पे ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे। उनका कहना था ये हमारे आंतरिक उसमें इंटरनल अफेयर्स में एक हस्तक्षेप है। तो हिंदुस्तान ने इसमें बड़े सैक्रिफाइसेस किए हैं और हिंदुस्तान के सतत प्रयत्नों की वजह से वो अपार्थाइड रजीम का खत्म हुई है। उसका दूसरा चरण था जब हिंदुस्तान पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने अपार्थाइड को यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा पे रखा, और इस बात को हमने अगले 40 साल तक निभाया। मेरा यह भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं साउथ अफ्रीका से, लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सिर्फ एक मुल्क के दृष्टिकोण से देखना शायद उचित ना हो, क्योंकि हमारे अफ्रीका के सारे मुल्कों से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। इसमें नाइजीरिया है, तंजानिया है, कीनिया है, बड़े बड़े राष्ट्र हैं।
और नाइजीरिया तो जनसंख्या के आधार पे साउथ अफ्रीका से कहीं बड़ा है, उसके पास तेल भी है। तो हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है। अफ्रीका ने साल भर पहले एक कॉमन फ्री ट्रेड अरेंजमेंट किया है, जो उनकी जिससे एक कॉमन मार्केट क्रिएट हुई है। जी। इससे अफ्रीका का फ्यूचर में अफ्रीकन मार्केट का बड़ा महत्व हो जाएगा, ये बड़ी मार्केट हो जाएगी। और इसमें अभी भी जो उनका अफ्रीकन डेवलपमेंट में बाहर के सहायता से ज्यादा उनके अपने एफडीआई का रोल रहा है, और ये एक कॉमन मार्केट खोल के बाद ये रोल बढ़ेगा। इसमें भी हिंदुस्तान का सहयोग हो सकता है। डॉक्टर स्वाति, भारत और अफ्रीकी देशों की बात करें तो मैत्रीपूर्ण संबंध हमेशा से रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपने विचारों के द्वारा भारत की आज़ादी में योगदान दिया, तो महात्मा गांधी के विचारों पर चलते हुए दक्षिण अफ्रीका को भी आज़ादी प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त भारत मूल के बहुत सारे प्रवासी अफ्रीकी देशों में गए, वहां पर उन्होंने अलग अलग अफ्रीकी देशों के निर्माण में, उसको आगे बढ़ाने में, वहां के विकास में भी अपना सहयोग दिया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत G20 समिट कर रहा है, दक्षिण अफ्रीकी देशों को, अफ्रीकी देशों के समूह को G20 से जोड़ना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? जी डॉक्टर स्वाति, अफ्रीकन कंट्रीज को G20 के समूह से जोड़ने से उन अफ्रीकन मुल्कों की विश्व के स्टेज पे उनकी वॉइस बढ़ेगी, उनकी आवाज ज्यादा स्ट्रांग होगी, और इससे G20 के एजेंडा में भी एक बैलेंस आएगा। अक्सर ये होता है कि जो छोटे समूह होते हैं जैसे G7 है, उनका एजेंडा उनकी अपने उनके जो इंटरेस्ट हैं, निहित इंटरेस्ट हैं, उनसे बनता है, और इससे थोड़ा सा जो विकासशील देश हैं उनकी समस्याएं जो हैं वो इग्नोर हो जाती हैं। अब आप देखिए, जो यूक्रेन की बात है, ये बेसिकली ये एक यूरोप का मुद्दा है। इसको विश्व स्तर पे उठाना, इस पे असर तो जरूर पड़ा है खाद्य समस्या पे, लेकिन ये विश्वव्यापी समस्या नहीं है। उस ऑन द अदर हैंड अगर आप अफ्रीका का देखें, जहां 54 मुल्क हैं और वहाँ की पॉपुलेशन अभी भी करीब 700 मिलियन से तो ऊपर ही पहुंच गई है, उनकी समस्याएं अभी तक विश्व पटल पे नहीं आई थी। और जो बाकी जो समूह थे, जैसे नैम था, एक G77 ग्रुप था, वो धीमे धीमे कमजोर होते गए। तो अब अफ्रीकन देशों को G20 से जोड़ के हिंदुस्तान ने उनको उनकी आवाज ज्यादा मजबूत की है, और इस बात को पश्चिम भी समझता है। और कल की जो मीटिंग हुई है उसमें 2 ट्रांजिट कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं पश्चिम की तरफ से। एक तो एशिया को अरब मुल्कों के थ्रू यूरोप से जोड़ने का, और दूसरा मैं अफ्रीका के संदर्भ में बताऊं, एक रेलवे कॉरिडोर जो कि अंगोला से जाम्बिया और जिम्बाब्वे तक जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, अंगोला से कॉन्गो और जाम्बिया तक जाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी तक एक तरह से चाइना की मोनोपोली रही है। उन्होंने अंगोला में एक रेलवे लाइन भी बनाई थी, और उनका अपना हित तो वहां से मिनरल्स निकालने का है। और अगर तो इस संदर्भ में ये जो पहल कल हुई है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आज से करीब 5 साल पहले हिंदुस्तान ने एक पहल की थी, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जापान के साथ। जापान ने उस समय ज्यादा रुचि नहीं ली,
लेकिन हिंदुस्तान ने इस पे काफी काम किया है। और मेरे ख्याल से चीन के बाद हिंदुस्तान का ही दर्जा है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड फिगर्स। चीन की ट्रेड फिगर्स तो बहुत ऊंची है, करीब 130 बिलियन डॉलर पर एनम है अफ्रीका के साथ। हमारी करीब है जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, 60 आपको बिलियन, रोकना काफी चाहूंगा मैं डीपी श्रीवास्तव जी। जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राजघाट। सीधी तस्वीरें राजघाट से हम लोग लगातार साझा कर रहे हैं संसद टीवी पर, और इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंच चुके हैं राजघाट। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पहले दिन यानी कि समिट के पहले दिन गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी जिनका स्वागत कर रहे थे, इनके स्वागत को देखा, उसी जिस गर्मजोशी से ये सभी को मिले। अगर मैं एयरपोर्ट की बात करूं तो जो तस्वीरें थी, अगर एम्बेसडर की छोटी सी बच्ची के साथ इतनी गर्मजोशी से मिलते हैं, हर भारतीय के साथ प्यार से मिल रहे हैं, जितने लोग उन्हें यहाँ रिसीव करने आए हैं उनके साथ एक आत्मीयता के साथ मिल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। और सबसे बड़ी बात यह है दीक्षा, प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति सीधा एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री निवास पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। एक बड़ी बात बिल्कुल। और यहाँ कहीं ना कहीं एक घनिष्ठता भी नजर आती है भारत और अमेरिका के बीच। जिस तरीके से प्रगाढ़ होते हुए संबंध आज साफ दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजघाट से, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे हैं महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने, शांति के पथ पर चल पड़े हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, जहां वो मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और मैं आपको बताऊं, हर तस्वीर में हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से भारतीय संस्कृति के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी, और इसी के साथ उन्हें जो खादी का वस्त्र है उन्हें पहनाया। जिनका जिक्र तुमने किया था अभी थोड़ी देर पहले, 3 तस्वीरों का उन तमाम तीसरी तस्वीर है जिसके बारे में बहुत विस्तार से प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बता रहे हैं और सीधी तस्वीरें साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं संसद टीवी पर। और 2 तस्वीरें पहले की थी, जिसमें एक तस्वीर थी वो धर्मचक्र की, उसके बारे में भी विस्तार से प्रधानमंत्री ने बताया था अमेरिकी राष्ट्रपति को। और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति को बताते हुए इस तस्वीर के बारे में, जिसका संदर्भ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए G20 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि राजघाट पहुंचे हैं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए। बिल्कुल, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के बारे में महात्मा गांधी के जितने विचार हैं उनके बारे में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं बता दूं, एक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही कहा था कि हार्ड मास का ऐसा व्यक्ति, गांधी जी के बारे में कहा था कि ऐसा व्यक्ति कभी इस धरती पर जन्म लिया होगा उसने, ऐसा आने वाली पीढ़ी समझ भी नहीं पाएंगी। और ऐसा न केवल समझ पा रही है पूरी जो है विश्व की पीढ़ियां, बल्कि शांति का संदेश महात्मा गांधी के संदर्भ में ही प्रेषित किया जा रहा है। G20 समिट की अगर बात करें, और सीधी तस्वीरें ये आप देख सकते हैं, ये ज्योत प्रज्वलित रहती है 24 घंटे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर, जो इस वक्त आप देख रहे हैं संसद टेलीविजन पर। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के माध्यम से एक शांति का आह्वान भी, विश्व शांति का आह्वान। अगर हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये समूची धरती हमारा परिवार है, तो इसी के साथ राजघाट से एक संदेश ये भी जाता है कि हम सभी को अपनी पृथ्वी पर शांति लेकर आनी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विचार है, उनका कहना है कि जब एक बड़ा कुनबा होता है, बड़ा परिवार होता है, वैश्विक परिवार होता है, तो छोटी मोटी परेशानी, दिक्कतें, मनमुटाव आते हैं, उसके लिए हमें संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। और यही एक बड़ा संदेश G20 समिट के माध्यम से भी प्रधानमंत्री लगातार प्रेषित कर रहे हैं। बिल्कुल, लगातार प्रेषित कर रहे हैं। अगर मैं महात्मा गांधी के ही विचारों की बात करूं तो महात्मा गांधी ने कहा कि इंसान महान पैदा नहीं होता, उसके विचार उसे महान बनाते हैं। विचार और काम की शुद्धता और सरलता ही महान लोगों को आम लोगों से अलग करती है। वे वही काम करते हैं जो दूसरे करते हैं, लेकिन उनका मकसद समाज में बदलाव लाना होता है। और यही बदलाव G20 की भारत की अध्यक्षता लेकर आई है, जिसमें ये तस्वीरें साफ बता रही हैं
कि समूचा विश्व एक मंच पर एक आवाज के साथ, बुलंद आवाज के साथ अब शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। एक आवाज में वो तैयार है इस पृथ्वी पर एक परिवार की तरह अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, जहां विश्व के तमाम बड़े आला अधिकारी एक साथ एक मंच पे एकत्रित हुए हैं। अमूमन अगर प्रतिबिंब मैं बताऊं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बता दूं, दीक्षा 2023 के बाद 2024 की G20 अध्यक्षता मिलने वाली है ब्राजील को। ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। अंग वस्त्र, जो खादी का अंग वस्त्र विशेष और विशिष्ट अंग वस्त्र है, उनको पहनाया गया है और एक बार फिर से परिचित करवा रहे हैं उस विशिष्ट तस्वीर से जो कि राजघाट पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं प्रतिबिंब, ये जो लीगेसी है जी, ये ब्राजील आगे लेकर जाने वाला है। और मैं आपको बताऊं, भारत और ब्राजील के जो संबंध हैं ये आज के नहीं हैं। बहरहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वास्थी, आपसे मेरा एक सवाल जरूर रहेगा। अगर मैं बात करूं भारत और ब्राजील के संबंधों की, तो वो आज के नहीं है। भारत और ब्राजील के आपसी संबंध लगभग 5 दशक पुराने हैं और इसका जो इतिहास है इसमें कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परतें तो हैं ही, लेकिन अगर G20 की बात करें तो दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं उन्होंने समय के साथ नया आयाम भी स्थापित किया है। अगर मैं 71वें गणतंत्र दिवस की बात करूं तो उस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर मेसिसा बोल्सोनारो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था और बोल्सोनारो की भारत यात्रा के दौरान विभिन्न व्यापार समझौते और जैव ईंधन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की चर्चा भी की गई थी। इतना ही नहीं, अगर मैं बहुत प्राचीन समय में चली जाऊं डॉक्टर स्वास्थी, तो ऐसा माना जाता है कि आज ब्राजील में जो गायों की नस्लों की बेहतरी हुई है वो भारत की बदौलत हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी तार जो गुजरात के भावनगर के राजा हैं उनसे जुड़ी है, जिन्होंने भारत की ओर से ब्राजील को एक सांड तोहफे में दिया था। आज ये बदलते हुए भारत और ब्राजील के रिश्ते कैसे देखती हैं आप? बिल्कुल, अब देखिए बहुत ज्यादा इतिहास में मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि हिस्ट्री तो नहीं मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन हाँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की नज़र से मैं आपको बता सकती हूँ कि भारत और ब्राजील जो है वो काफ़ी क्लोज और एक मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है दोनों देशों की, चाहे वो बायलैटरल लेवल हो या वो प्लूरिलैटरल लेवल हो। प्लूरिलैटरल लेवल यानी कि ये जो हमारे डिफरेंट मल्टी जो लैटरल ग्रुपिंग्स होते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, आपको पता है कि ब्रिक्स के दोनों मेंबर्स हैं और अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी जोहानिसबर्ग में, जहां ब्रिक्स का भी एक्सपेंशन हुआ है और भारत और ब्राजील ही यहाँ पे दो ऐसे कंट्रीज थे जो ब्रिक्स एक्सपेंशन को लेकर जिनके कुछ एप्रीहेंशंस थे, जबकि चाइना जो है वो लगातार ब्रिक्स एक्सपेंशन को कई सालों से पुश कर रहा था। हालांकि ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन भारत और ब्राजील जो है वहां पर भी उनका एक मत था कि भाई जो एक्सपेंशन हो वो किन बेसिस पर हो, उसके क्या प्रिंसिपल्स हो। उसका मेंबर है भारत और ब्राजील जो है वो G20 का मेंबर है, G4 का मेंबर है। G4 यानी कि वो ग्रुपिंग जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो कंटेंटर्स हैं परमानेंट सीट के, वहां भी वो दोनों लॉबी करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इब्सा का मेंबर है, एक और ग्रुपिंग होती थी इब्सा, उसका मेंबर है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है और UN का तो मेंबर है ही, WTO, यूनेस्को, इन सब के आप देखेंगे कि इंडिया और ब्राजील जो है वो साथ में है। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। 2006 में हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी और ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये इस आधारित है एक कॉमन ग्लोबल विजन पे, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जिससे कि हम एक पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक ग्रोथ करें। तो ये भी हमें एक तरह से जोड़ती हैं। अब अगर मैं G20 पे लेकर आऊं, क्योंकि इसके पहले की जो बातें हैं वो तो आपने ऑलरेडी बताई और भी कहानियां हैं, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स की कहानियां हैं बहुत सारी, जो कभी वक्त रहेगा तो करेंगे। लेकिन अभी आज के कल के समिट में जो कल जो हो रहा है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट की टेक अवे है। देखिए मैंने क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही हैं और हर जगह लोग पूछते हैं कि व्हाट इज द की टेक अवे, तो मैंने तो उसको सिंप्लीफाई कर रखा है। मैं कहती हूँ कि देखिए इंडिया ने एक नया ABCD लिखा है। A क्या है, अफ्रीकन यूनियन का आना। B क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बायलैटरल्स और जो बायोफ्यूल अलायंस है जो इंडिया ने ब्राजील और US के साथ किया है, ये भी एक अपने आप में गेम चेंजर है। देखिए जो ब्राजील और US है वो मक्का यानी मेज के बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स है। हिंदुस्तान इधर जो है वो शुगर केन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है और ये जो बायोफ्यूल जो एथेनॉल है ये बेसिकली हम स्वाति, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगा। मैं बता दूं प्रधानमंत्री अब राजघाट के उस स्थल पर पहुंच रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ।
जहां पर समाधि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं और अब धीरे धीरे प्रधानमंत्री भी अमेरिकी राष्ट्रपति को साथ लेकर उसी तरफ जाते हुए। डीपी श्रीवास्तव जी, यहाँ पर बात चल रही है ब्राज़ील चूंकि 2024 की अध्यक्षता करने वाला है G20 की, और जो प्रतिमान स्थापित किए हैं भारत ने G20 की अध्यक्षता को लेकर, समिट को लेकर, उस तक पहुंचना एक चुनौती रहेगा ब्राज़ील के लिए, क्या ये माना जाए? क्योंकि जो आंकड़े सामने आए हैं भारत की अध्यक्षता के और इस समिट के 73 आउटकम्स, लाइन ऑफ एफर्ट्स की बात की करें तो सबसे ज़्यादा है। एनेक्स्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें 39 सबसे ज़्यादा है। टोटल अगर इसका होता है तो 112। इससे पहले सर्वाधिक वो इटली का था 2021 में, उनकी अध्यक्षता में जब समिट हुआ था तो 65 था। 65 से डबल से भी ज्यादा 112 टोटल होता है। तो ये प्रतिमान जो स्थापित किया है वो एक बड़ा चैलेंज ब्राजील के लिए होने वाला है एक अगले G20 अध्यक्ष के रूप में। देखिए, ब्राजील हमारा मित्र देश है, इसलिए ये उचित नहीं होगा कि हम उन पे कोई टिप्पणी करें। कुछ ऐसे ही सवाल कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जी से पूछा गया था, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसका जवाब दिया। मैं उसी को दोहराना चाहूँगा कि हम उन पे टिप्पणी तो नहीं करेंगे, मगर हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्राज़ील के साथ पूरा सहयोग रहेगा जो इस G20 सेशन में जो निर्णय हुए हैं उनको आगे बढ़ाने का। और ये एक बड़ी चुनौती है, ना सिर्फ हमारे लिए, ना सिर्फ ब्राज़ील के लिए, बल्कि G20 के सारे मेंबर्स के लिए। मैं इस समय 3 मुद्दों पे आपका दर्शकों का ध्यान लाना चाहूँगा। यूक्रेन, जैसा मैंने कहा, ये तो एक यूरोपियन मुद्दा है। जो विश्व स्तर के मुद्दे हैं वो है क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, ऊर्जा, और तीसरा है फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न। डीपी श्रीवास्तव जी, मैं एक बार आपको बीच में रोकना चाहूँगा, चूंकि प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति को लेकर पहुँच चुके हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर। आप सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं संसद टीवी पर, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जब श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए जाएंगे तमाम राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, उसके बाद एक भजन कार्यक्रम भी यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि के समीप होने वाला है। बिल्कुल प्रतिबिंब, आपने बिल्कुल सही कहा। महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू कहते हैं, भारत स्वतंत्रता संग्राम के शीर्ष नेताओं में से प्रमुख हैं और सत्य और अहिंसा के वो हमेशा से पुजारी रहे, जिन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उठाए अंग्रेजों को झुका दिया, देश को आज़ाद करवाया जो 200 वर्षों से गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। बहुत खूब कहा भी जाता है उन्हें लेकर, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन उनके पास विचारों की ऐसी ढाल थी जिसको अंग्रेज भेद नहीं पाए, और आखिरकार भारत को आज़ाद करने पर उनको मजबूर होना पड़ा। और यहाँ से सीधी विहंगम तस्वीरें राजघाट से हम लगातार दिखा रहे हैं संसद टेलीविजन पर। और जैसा कि दीक्षा ने पहले भी कहा कि आज मौसम बहुत सुहाना है, रिमझिम फुहार थी, फुहार के मध्य चारों तरफ हरियाली नजर आ रही है, और हरियाली के मध्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि, और समाधि के समक्ष उपस्थित हैं G20 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि, और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से महात्मा गांधी हमेशा से कहते रहे कि शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, केवल शांति है, और आज शांति की ओर अग्रसर देश के तमाम नेता एक साथ महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, महात्मा गांधी के इन विचारों की ओर आगे बढ़ते हुए, इस उम्मीद के साथ कि वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा जो भारत ने प्राचीन समय से अपनाई है, जिसे लेकर G20 के तमाम नेता आज इस वैश्विक मंच पर एकत्रित हुए हैं, जहां हम ये कहते हैं ये पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, जहां हम ये कहते हैं कि हमें अंत्योदय यानी अंतिम पंक्ति के उत्थान को आगे लेकर आना है, जहां हम कहते हैं कि विकसित, विकासशील
और जितने एमर्जिंग कंट्रीज हैं वो आज एक साथ एक स्वर में आगे बढ़ेंगे। तो आज ये जो तस्वीर हमारे सामने नजर आ रही है, ये मुझे लगता है कि इतिहास को ये सच की गवाही देती तस्वीर। शांति की ओर अग्रसर तमाम राष्ट्र। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और इसी के साथ सभी नेता राजघाट से वापस भारत मंडपम की ओर बढ़ते हुए, और ये जो तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे हैं, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय मूल के यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक के बारे में अगर कहें तो ऋषि सुनक अभी सीधे अक्षरधाम मंदिर से राजघाट पहुंचे हैं, और जब से ऋषि सुनक भारत आए हैं तब से ऐसा लगने लगा है जैसे भारत का ही कोई भारतवासी अपने देश आया हो। जितनी आत्मीयता के साथ, गर्मजोशी के साथ वो प्रधानमंत्री से मिले, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और हम बता दें कि यहाँ से 9:40 पर भारत मंडपम पहुंचेंगे सभी G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और वहां पर साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा। जी बिल्कुल, यहाँ से तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत मंडपम की ओर बढ़ रहे हैं, और इन बढ़ते कदमों को देखकर
कहीं ना कहीं महात्मा गांधी का एक कोट याद आता है। वो कहते थे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और आज महात्मा गांधी की समाधि पर पूरा वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया एक साथ एकत्रित है शांति की ओर अग्रसर होने के लिए। जी हाँ। और यहाँ से ये अर्पित किए हुए पुष्प साफ बताते हैं कि यहाँ से अब कदम ताल करते हुए पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर शांति लाने का प्रयास करेगी। जी हाँ, जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं स्वयं से शुरू करें, और हमने स्वयं से ही शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया। उसके पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम योजनाओं परियोजनाओं के माध्यम से प्रयास किया कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक विकास की बयार पहुंचे, और अब वो बयार समस्त विश्व में पहुंचाने का प्रयास G20 के माध्यम से किया जा रहा है। हमारे साथ दो विशेषज्ञ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। डीपी श्रीवास्तव जी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था चूंकि वहां पर प्रार्थना की जा रही थी और तमाम G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां पर मौजूद थे। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे विहंगम कार्यक्रम को, और इसके पश्चात पहुंचने वाले हैं तमाम G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और भारत मंडपम में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम भी होने वाला है। सर, ये जो आपने दृश्य दिखाया एक बड़ा इमोशनल सिंबॉलिक दृश्य है। इसमें दो बड़े देश जिनके साथ महात्मा गांधी का जीवन और संघर्ष जुड़ा हुआ था, उनके राष्ट्रपति थे। एक तो साउथ अफ्रीका जहां से उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, और दूसरे विलायत इंग्लैंड को जो हम लोग कहते थे। और ये बड़ा बड़े हर्ष का विषय है, या जो भी कह लीजिए, कि आज उसके प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं। लेकिन इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और तीसरे जो बड़े सिंबॉलिक था वो प्रेसिडेंट बाइडेन की उपस्थिति। मैंने आज से बहुत वर्षों पहले वॉशिंगटन में भारतीय राजदूतावास में काम किया था, और मुझे एक ये संयोग मिला कि महात्मा गांधी की स्मृति को बनाने के लिए एक वहां पे उनकी स्टैच्यू इंस्टॉल की जाए। बिल्कुल। और उसमें हमने कोशिश की कि कांग्रेस से, यूएस कांग्रेस का से समर्थन मिले, और हमें काफी उस पर लॉबिंग करनी पड़ी। तो उसमें कांग्रेस ने एक हियरिंग की थी, और उसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन कांग्रेसमैन थे, टाइमली। वो भारत के बड़े दोस्त थे, और उन्होंने बड़े रुद्ध स्वर में कहा कि आज उन्होंने कहा कि मैं तो जमाइकन प्लांटेशन में पला एक छोटे वर्ग से आया, और मैं आज यूएस कांग्रेस का मेंबर हूँ, वो सिर्फ गांधी जी की वजह से। क्योंकि अगर उन्होंने अपना नॉन वायलेंट कार्यक्रम नहीं किया होता तो अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट नहीं होता। ये मार्टिन लूथर किंग ने खुद कहा। तो आज इन तीन बड़े मुल्कों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों का महात्मा गांधी की समाधि पे उपस्थिति हमारे प्रधानमंत्री के साथ, और उस समय जब हिंदुस्तान एक मंजिल पे पहुंच चुका है G20 की शीर्षता पर। मैं इसके साथ एक अपनी पुरानी जो इंटरप्ट हो गई थी उसको कंप्लीट करना चाहूंगा। आपने पूछा था कि ब्राजील की प्रेसिडेंसी में उनको क्या चुनौतियां हैं, और जो चुनौतियां उनकी हैं जो सारे G20 की हैं और हम उसमें साझा करते हैं, वो 3 मुद्दों को आगे बढ़ाना है: एनर्जी, ऊर्जा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य, और क्लाइमेट चेंज, मौसम का बदलाव। और इसमें जो भी कार्यक्रम दिल्ली डिक्लेरेशन ने तैयार किया है उसको आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। क्योंकि अगर आप इस दिल्ली डिक्लेरेशन को बारीकी से पढ़िए तो इसमें काफी अभी भी डिफरेंट कंट्रीज की पोजीशंस पे काफी अंतर है। जैसे हिंदुस्तान की तरफ से एक मांग की गई कि मौसम के बदलाव को रोकने के लिए करीब $5.6 ट्रिलियन की जरूरत है,
डेवलप्ड कंट्रीज ने अभी तक कमिटमेंट सिर्फ $100 बिलियन का दिया है, जो उसका शायद 1/50वां हिस्सा भी नहीं है। तो इन चीजों को आगे बढ़ाने में ब्राजील के साथ हमें काफी लगना पड़ेगा। और ब्राजील की अध्यक्षता में एक मेरे ख्याल से, चूंकि वो एक ऐसा मुल्क है जिनके पास बहुत जमीन है, अमेजोन फॉरेस्ट है, बायोइथेनॉल अलायंस के वो मेंबर हैं, तो उनका अपना एक अलग परिप्रेक्ष्य रहेगा। और ये परिप्रेक्ष्य वो उस समय लाएंगे जब उनके एक नए पुराने जो भी आप कह लीजिए, लुला साहब, उनकी राजनीति और बोल्सोनारो की राजनीति में काफी अंतर था। तो लेकिन मेरे ख्याल से लुला साहब की राजनीति से के दृष्टिकोण से G20 में एक तो बैलेंस शायद मिले, और इसके अलावा पर्यावरण विषयों पे ब्राजील के आने से ज्यादा जोर पड़ेगा। जी, आपने दो राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का जिक्र यहाँ पर किया, दक्षिण अफ्रीका के और ब्रिटेन के, और आपने ये भी कहा कि वो भारतीय मूल की हैं, और बार बार इस बात को गौरव के साथ लगातार कहते रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि इन दिनों दिल्ली में हैं। और थोड़ी देर पहले आपने देखा कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए, और वो G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं, भारत के दौरे पर हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी उनके साथ थी। अक्षरधाम मंदिर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने स्वामी नारायण के मंदिर में दर्शन किए। दिल्ली पुलिस ने उनके अक्षरधाम मंदिर की यात्रा को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम भी किए थे। जी बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं, कुछ समय पहले की। सुबह लगभग 6:30 बजे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का अक्षरधाम मंदिर जाने का कार्यक्रम रहा, जिसमें वे अक्षरधाम मंदिर स्वामी नारायण जी के दर्शन करने गए, और इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद रही। कुल मिलाकर अगर ऋषि सुनक की भारत यात्रा को देखें तो उन्होंने हमेशा से भारत के लिए कई ऐसी बातें कही हैं जो गौर करने योग्य हैं। जैसे उन्होंने भारतीय संस्कृति सभ्यता के साथ एक अलग जुड़ाव दिखाया। उन्होंने ये माना कि उनका भारत के साथ घनिष्ठता से जुड़ाव है, और इसी के साथ भारत आकर भारतीय संस्कृति से जुड़ाव दिखाना, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। जहां वो अक्षरधाम मंदिर जाते हैं, इस दौरान उनकी पत्नी खुद उनके साथ जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। भावुक करने वाली इसलिए भी तस्वीरें हैं कि तकरीबन 250 बरस तक ब्रिटेन ने भारत पर राज किया, शासन किया, हमें गुलाम बनाकर रखा, और अब ब्रिटेन में एक भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर कार्यरत है, और इन दिनों वो G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत में हैं। दिल्ली में अलग अलग जगह जा रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर में आज उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और हमारे साथ डॉक्टर स्वाति भी लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति, क्या ये भावुक करने वाली तस्वीरें हैं? ऋषि सुनक भारतीय मूल के व्यक्ति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, और भारत में आते हैं, G20 समिट में हिस्सा लेते हैं, साथ ही साथ अक्षरधाम मंदिर पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और वो इस बात को कभी छिपाते नहीं हैं कि उनको गौरव की अनुभूति होती है अपने भारतीय होने पर। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है ये जो एक पॉइंट है ये बड़ा इट रियली स्ट्राइक्स अ कॉर्ड, है ना। मतलब जो आम जनमानस है उसको ये बहुत अच्छा लगता है इस पे सोचना और डेल्व करना। देखिए, मैं सहमत हूँ सर की बातों से कि बिल्कुल एक तरफ जब सिंबॉलिक लेवल पे जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो जाहिर है कि सिंबॉलिकली ये बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन ओरिजिन का जो व्यक्ति है, एक ब्राउन व्यक्ति है जिसके इंडिया से लाइव तार जुड़े हुए हैं। वो मूर्ति साहब के दामाद हैं, अक्षरा मूर्ति के हस्बैंड है, सुधा मूर्ति, और नारायण मूर्ति का एक बहुत बड़ा रोल है भारत के जो ग्लोबल, मतलब जो भारत की जो शेप है उसमें, शेपिंग अप में। तो ऐसी चीजों में ये डेफिनेटली एक तरह के सिंबॉलिकली ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर और ये भी एक ऐसा वक्त है जब यूरोप में और यूके में एक आइडेंटिटेरियन आपको एक पुश दिखता है, जहां पे रिक्लेमिंग हो रही है जो
इनके ओरिजिनल जो एथनिक जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा कि भाई बहुत ज्यादा रेफ्यूजीज आ गए, बहुत ज्यादा जो मिक्स्ड और एथनिसिटीज के लोग आ गए, अब हमको हमारे लैंड्स वापस चाहिए। और यही एक राइट विंग का जो राइज आपको दिखता है पूरे यूरोप में, वो भी कहीं ऐसा है। तो ऐसे ऐसे वक्त में देखिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे वक्त में एक भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, जिसके भारत के साथ एक तार भी अभी जुड़े हुए हैं, वो जब ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनता है, वो जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स थे 200 साल तक, तो ये सिंबॉलिकली तो सच में ये एक बहुत भावुक करने वाली बात है। और दूसरी बात ये भी है कि वो हमेशा अपनी आइडेंटिटी को, अपने अपने धार्मिक आइडेंटिटी को हमेशा बहुत ही गर्व से वो हर जगह कहते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद जब वो आए थे इंडिया तो उन्होंने सबको राम राम भी किया था। तो ये एक तरह का कल्चरल कनेक्ट उनका दिखता है। हालांकि इसके बाद जब पॉलिटिकली आप इसको इंटरप्रेट करते हैं या इंटरनेशनली और इंटरप्रेट करते हैं टेक्निकल लेवल पे, तो इस बात को समझना जरूरी है कि देखिए वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं और वो ब्रिटिश हैं बेसिकली, और उनके जो डिसीजंस हैं वो ब्रिटेन के हित में हैं जो होंगे, और जो वो यहाँ पर नेविगेट भी कर रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, बहुत रेलेवेंट उदाहरण है। भारत और ब्रिटेन जो है वो बहुत क्लोज है अपने एफटीए नेगोशिएशंस में। एफटीए नेगोशिएशंस बोरिस जॉनसन के वक्त से चल रहा था, और ये दिखाया जा रहा था कि जब बोरिस जॉनसन भारत आए थे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि दिवाली तक हम ये एफटीए कर लेंगे, हालांकि वो हो नहीं पाया। बोरिस जॉनसन को जाना पड़ा बहुत सारे स्कैंडल्स की वजह से, और उसके बाद फिर लिज ट्रस आई कुछ दिन के लिए, वो भी नहीं टिक पाई, और उसके बाद ऋषि सुनक आए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बताती हूँ कि 26 चैप्टर्स हैं इस एफटीए में, जिसमें 19 चैप्टर्स पर एक आम राय बन चुकी है, मतलब अग्रीमेंट आ चुका है। जिन पे नहीं बन पा रही है राय, वो है क्वेश्चन मोबिलिटी का। मोबिलिटी का यानी कि भारत चाहता है कि जो भारत की तरफ से एक फ्री फ्लो हो पीपल का, और ब्रिटेन है वो ये नहीं चाहता है, क्योंकि ब्रिटेन में जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसके ऋषि सुनक लीडर हैं, और जिसमें एक और भारतीय मूल की आपको महिला है जो अक्सर दिखती हैं, जिनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन, और जिन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दिए थे। खैर, वो ये कहते हैं कि नहीं, जो मोबिलिटी का फैक्टर है उस पर हम भारत की बात नहीं मानेंगे, और वो इस पे अड़े हुए हैं। पर उसके बावजूद एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है कि भाई ये एफटीए जो है इस पे साइन होना चाहिए। जो पोस्ट ब्रेक्सिट ब्रिटेन के लिए भी बहुत सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। वो एक एफटीए अमेरिका के साथ भी नेगोशिएट कर रहे हैं, जिसमें उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो उनके ऊपर भी डोमेस्टिक प्रेशर है। लेकिन अब बात को मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंबॉलिकली आपको, या हम जिन बातों को देखते हैं उनकी एक लिमिट होती है, उनका भी एक रोल है, उनकी भी एक वैल्यू है। लेकिन जब आप इनको एक हार्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के मैटर्स में देखते हैं, एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम के रूप में देखते हैं, तो आप इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि जैसे हमारा प्रधानमंत्री भारत के हित को पहले रखकर बात करेगा, वैसे ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिटेन के आर्थिक हित को आगे रखकर ही बात करेगा। तो इस बात को भी समझना चाहिए। यही मैच्योरिटी है, यही परिपक्वता है। टीपी श्रीवास्तव जी, आपसे मैं आपको थोड़ी सी पीछे ले चलती हूँ, कुछ वर्ष पीछे, जब एक समय था कि भारत आजाद हुआ था, लेकिन भारत सब देशों से, पूरे विश्व से अलग रहना चाहता था। हमारी पॉलिसी कुछ अलग थी, हमने नॉन अलायंस की पॉलिसी अपनाई थी। गुलामी की वीडियो, बेशक हमने गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं एक डर का साया था, हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी दूसरे देशों के साथ। लेकिन वहीं अब जब हम आज़ादी के अमृत काल की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत सबसे बड़े अलायंस की अध्यक्षता कर रहा है। कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है, ये न्यू इंडिया का नया रूप जो ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो एक पेशेवर डिप्लोमेट रहा हूँ, लेकिन चूंकि अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ, तो शायद मैं इसको एक अलग दृष्टि से देखना चाहूंगा। जी बिल्कुल। आपने जैसा इसका बयान किया जी, ये केंद्रित है विदेश फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पे। जी, हमें इसको जरा सा इस फोकस को बढ़ाना पड़ेगा। जो भारत की 47 से आज तक की यात्रा है, उसका सबसे सफल उदाहरण मिला हमें G20 के कुछ ही दिन पहले चंद्रयान की सफलता से। तो ये एक बड़ी प्रोग्रेस है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसमें G20 डिक्लेरेशन का हिस्सा है, वो भी एक हमारी उन्नति इस 75 साल की
यात्रा की एक बड़ी झलक देता है। जहां तक विदेश नीति का सवाल है, वो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नॉन अलाइन पॉलिसी थी, हम अभी भी उस मूवमेंट के मेंबर्स हैं, लेकिन अब इसको हमने अपना थोड़ा सा होराइजन बढ़ा दिया है। मल्टीपोलर अलाइनमेंट्स, मतलब हमारा सिर्फ एक ही गुट से नहीं, बल्कि हम कई गुटों के सदस्य हैं। हम एससीओ के मेंबर हैं, ब्रिक्स के मेंबर हैं, G20 के मेंबर हैं, और ऑफ कोर्स संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर हैं। तो हमारी विदेश नीति जो है, एक उसका दृष्टिकोण बढ़ गया है, और ये जरूरी भी है, क्योंकि जो मुद्दे सन 47 में थे और जो आज विश्व के सामने हैं, मौसम का बदलाव, एनर्जी, ये तो उस समय थे ही नहीं। खाद्य समस्या जरूर थी, लेकिन अब हम उसमें ये भी मजे की चीज है कि हम, अगर आप खाद्य समस्या के उसके दृष्टिकोण से देखें, तो हम आज विकसित देशों की पंक्ति में हैं। इंडिया जो है, इंडिया दैट इज भारत सबसे बड़े खाद्य उत्पादन चीन और भारत करते हैं। तो हमने हर डीपी श्रीवास्तव जी, आप हमसे जुड़े और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला, और विदेश नीति हम ये बता दें कि तस्वीरें थोड़ी देर पहले की है, राजघाट की तस्वीरें हैं। राजघाट G20 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी समाधि पर। साथ ही वहां पर मौन भी रखा गया तमाम G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा, और फिर रामधुन हुई, भजन हुआ जो बहुत प्रिय था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और उसके बाद के कार्यक्रम का अगर मैं आप जिक्र करूं, तो यहाँ से सीधा भारत मंडपम पहुंचेंगे G20 देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष, और वहाँ पर साउथ प्लाजा में वृक्षारोपण कार्यक्रम होगा, और 10:30 बजे तीसरा सत्र शुरू होगा, जिसकी टैगलाइन है वन फ्यूचर, और ये तकरीबन 2 घंटे तक चलने वाला है। ये G20 समिट के दूसरे दिन का ये सत्र, ये तीसरा सत्र होगा कुल मिलाकर, वन फ्यूचर, और इसके बाद घोषणा पत्र सामने आने वाला है। ये तस्वीरें फिलहाल जो लगातार साझा कर रहे हैं वो राजघाट से है, और ये ऋषि सुनक जो कि अक्षरधाम मंदिर पहुंचे, विश्व प्रसिद्ध दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, वहाँ की तस्वीरें हैं। अपनी पत्नी के साथ वहाँ पर पहुंचे। दीक्षा, क्या कहती हैं तस्वीरें? ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं प्रतिबिंब। जिस तरीके से इन दोनों ने हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृति की एक छवि दिखाई है, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें भारतीयता का रंग किस तरीके से पूरे विश्व पर सर चढ़कर बोल रहा है, ये कहती हैं। ये तस्वीरें कहती हैं कि कैसे पूरा विश्व आज इस भव्य भारत की संस्कृति सभ्यता के रंग में डूबा है। ये तस्वीरें कहती हैं कि कैसे भारतीयता आज दूर दूर से लोगों को खींच कर लेकर आ रही है अपनी ओर। ये तस्वीरें कहती हैं कि किस तरीके से भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहता है पूरा विश्व। और इन तमाम तस्वीरों के साथ साथ G20 समिट के दूसरे दिन की सभी विहंगम तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, और सीधा हम लेकर चलेंगे भारत मंडपम। 2 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। हम एम्बेसडर डीपी श्रीवास्तव जी का जो है धन्यवाद करते हैं, और डॉक्टर स्वाति राव, उन्होंने भी समय दिया और बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। और 2 विशेषज्ञ मेहमान और जुड़ गए हैं। दीक्षा, हमारे साथ मनजीव सिंह पुरी हैं, पूर्व राजदूत हैं। जी बिल्कुल।